जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 8 जिसका नाम है वन स्टेप अहेड उसको अच्छी तरह रीड करेंगे और उस पर बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हैं ये किसकी तस्वीर है? यस, यू राइट। ये तस्वीर है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। आज हम जिस लेसन को स्टडी कर रहे हैं उस लेसन में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा भाग स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। यहाँ हम उनकी लाइफ के स्ट्रगल के एक छोटे से भाग को फोकस करेंगे। हम उन्हें विश्व में मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ इस लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। वे ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में से बाहर के दृश्यों को देख रहे हैं। यहाँ से हमारा लेसन जो है वो प्रारंभ होता है, शुरू होता है। Through the window of the compartment, I watched the countryside slip fast. From a distance, the men in the fields in their white dhotis and turbans and the women folk in bright splashes of color against the green background of paddy fields seemed to inhabit some beautiful paintings. I sat glued to the window. यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट की एक खिड़की के सटे हुए बैठे हुए हैं और वो वहां से अपने देश का नजारा ले रहे हैं। कंट्री साइड मतलब जो गांव के दृश्य होते हैं जिनमें खेत होते हैं, नदियां होती हैं, कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, पहाड़ होते हैं, इन सब के दृश्य उनको विंडो में से दिखाई दे रहे हैं। और स्लिप पास्ट यानी जल्दी जल्दी वो गुजरते जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन की रफ्तार जो है वो तेज होती है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, एक दूरी से, दूर यानी खिड़की में है, ट्रेन चल रही है, ऑब्वियसली जो कंट्री साइड उन्हें दिख रहा है वो काफी दूर है उनसे। तो क्या देखा उन्होंने, यहाँ आगे इसका वर्णन करते हैं। द मेन इन द फील्ड्स इन द व्हाइट धोतीज एंड टर्बन्स, जो मैन है वो व्हाइट धोती और टर्बन कहते हैं पगड़ी को, धोती और पगड़ी पहने हुए हैं। एंड द विमेन फॉक, और जो विमेन फॉक हैं, जो देहाती महिलाएं हैं, ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पेडी फील्ड्स, वो ब्राइट यानी चकाचौंध कर देने वाले चमकीले कलर जो होते हैं वो कलर्स के कपड़े पहनी हुई है, जो कि पेडी फील्ड्स कहते हैं। पेडी मतलब होता है धान, धान के खेत का जो बैकग्राउंड है उनके पीछे से वो दिखाई दे रहा है। सीम्ड टू इनहैबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, और ऐसा नजारा, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है मानो कि कोई ब्यूटीफुल, कोई सुंदर सी पेंटिंग, कोई चित्रकारी की जो कलाकृति है वो दिखाई दे रही हो। आई सेट ग्लूड टू द विंडो। अब आई, यहाँ पर आई किसके लिए रेफर किया गया है? बिकॉज दिस इज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि ये पाठ एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी स्वजीवनी से लिया गया है। तो यहाँ पर वो आए अपने लिए कह रहे हैं, स्वयं अपने आप को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि आई सेट ग्लूड टू द विंडो, और मैं खिड़की से सटा हुआ, चिपका हुआ बैठा हुआ हूँ और कंट्री साइड का नजारा ले रहा हूँ, जहां मुझे मैन, विमेन और पेडी फील्ड्स और उनके कलरफुल ड्रेसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी व्हिच हैड अ रिदम and tranquility about it. Men driving cattle, women fetching water from streams. Occasionally, a child would appear and wave at the train. यहाँ पर बता रहे हैं कि everywhere, कंट्री साइड जितना भी दिख रहा था, हर तरफ people were engaged, लोग बिजी थे, engaged यानी व्यस्त, in some activity, किसी ना किसी कार्य में व्यस्त थे, which had a rhythm and tranquility about it, जिसमें एक रिदम थी, रिदम कहते हैं लय को, एक ताल थी। मैन ड्राइविंग कैटल, जो मैन है, जो पुरुष दिखाई दे रहे थे उनको, वो कैटल्स कहते हैं मवेशियों को, जो दूध देने वाले मवेशी होते हैं, जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरियां, इनको चराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्राइव करना यानी उनको चराने ले जाना पहाड़ियों के ऊपर,
विमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, और जो उन्हें विंडो में से महिलाएं दिखाई दे रही हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रही हैं, दे आर फेचिंग वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम्स, जो झीलें, जो नदियां रास्ते में दिखाई दे रही हैं, उन झीलों से महिलाएं पानी भरती हुई दिखाई दे रही हैं। फेच मतलब पानी को घड़ों में भरकर घर की ओर ले जाना, फेच मतलब निकालना। ओकेजनली, और कभी कभी अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, कभी कभी उस कंट्री साइड में उन्हें दिखता कि कोई बच्चा खड़ा हुआ है और जैसे ही ट्रेन वहां से गुजर रही है वो अपना हाथ हिला के वेव कर रहा है ट्रेन की ओर देखते हुए। तो दिस वाज द सीन, ऐसा दृश्य उन्हें विंडो में से दिखाई दे रहा है। नाउ इट इज एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पर बताया है कि अब उनकी जो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ अप्रोच कर रही है। नॉर्थ का मतलब है उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा में जैसे ही उनकी ट्रेन जो है वो प्रवेश कर रही है तो लैंडस्केप जो है, जो चारों तरफ का जो दृश्य था वो चेंज दिखाई दे रहा है। The rich and fertile plains of the river Ganga and its numerous tributaries have invited invasions, turmoil and change. अब यहाँ इस पैराग्राफ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के इतिहास का एक छोटा सा चित्र यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी ट्रेन उत्तर दिशा की ओर मूव करती है तो उन्हें यहाँ पर गंगा नदी के फर्टाइल लैंड्स और प्लेन्स दिखाई देते हैं। गंगा नदी के समतल मैदान जहाँ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही अच्छी फसलें होती हैं और वहाँ के लोग भी संपन्न हैं, जिसके कारण से भारत देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार हिमालय से निकलने वाली गंगा और गंगा के जो प्लेन्स हैं वो फर्टाइल हैं, उपजाऊ हैं, और यही एक मुख्य कारण रहा होगा कि जिस कारण से इन्वेजन्स यानी जो आक्रमणकारी भारत पर आए और उन्होंने आक्रमण किए और चेंज और एक बहुत ही बड़ा पिछली 2 सदियों में परिवर्तन भारत के सामने आया। Around 1500 BC, fair-skinned Aryans swept in through the mountain passes from the far northwest. अब यहाँ उन्होंने भारत के इतिहास को देखते हुए बताया है कि 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 1500 बिफोर क्राइस्ट, फेयर स्किन्ड आर्यंस, गोरी चमड़ी वाले आर्यंस जो थे वो कहां से आए? माउंटेन पासेस से, जो पर्वतीय दर्रे होते हैं उनके थ्रू उन्होंने भारत में प्रवेश किया। और वो दर्रे कहाँ के थे? नॉर्थ वेस्ट के थे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के इन माउंटेन पासेस के थ्रू 1500 BC पहले चमड़ी स्किन वाले आर्यंस जो हैं उन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया, भारत पर आक्रमण किया। The 10th century brought Muslims, और अब यहाँ बताया गया है कि 10th century में मुस्लिम्स भारत में आए, who later mingled with the local people and became an integral part of this country, जो यहाँ आए और यहाँ पर आकर आक्रमण किए, विजय प्राप्त की और कुछ समय बाद यहीं के लोगों में मिंगल हो गए, रच बस गए, लोकल पीपल यहाँ के रहवासियों के साथ, एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और इस देश का एक अहम हिस्सा बन गए। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य ने दूसरे साम्राज्य को रास्ता दिया, एंड रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट्स कंटिन्यूड, और इस प्रकार से धार्मिक कॉन्क्वेस्ट, धार्मिक विजय जो थी वो जारी रही, वो लगातार होती रही। यानी एक साम्राज्य, उस पर दूसरे का आक्रमण, फिर दूसरे का कुछ दिनों तक साम्राज्य बसाकर रखना, फिर उस पर दूसरा आक्रमण, ये चलता रहा, जारी रहा। नाउ all this time the part of India south of the Tropic of Cancer remained largely untouched, safe behind the shield of the Vindhya and Satpura mountain ranges. You can see in the map, आप मैप के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंडियन मैप्स आपको दिखाए जा रहे हैं। फ्रॉम वेयर द गंगा रिवर इज अराइजिंग, गंगा कहाँ से निकल रही है और उसके कौन से फर्टाइल प्लेन्स हैं, उपजाऊ भूमि कौन सी है, कहाँ कहाँ तक, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक फैली हुई है। और यहाँ इस मैप के माध्यम से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है जिससे हम विभाजित करते हैं, एक काल्पनिक लकीर जो है वो बनाती है, जिसको हम साउथ
और नॉर्थ डायरेक्शन के जो बीचों बीच से गुजरी है, भारत के सेंटर से। द टॉपिक ऑफ कैंसर रिमेन्ड लार्जली अनटच्ड। तो वहां बताया जा रहा है कि जो साउथ है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला, वो अनटच्ड रहा इन इन्वेजर्स से। ये जो इन्वेडर्स आए, ये जो आक्रमणकारी आए, ये ऊपर के भागों में ही समट कर रह गए काफी सालों तक। और नीचे साउथ पार्ट को किसने सेव किया, किसने सुरक्षित बचाए रखा? शील्ड्स ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा। यू कैन सी द सतपुड़ा एंड विंध्या माउंटेन रेंजेस इन दिस मैप। आप इस मैप में सतपुड़ा और विंध्या पर्वत की श्रेणियों को देख सकते हैं, जिसके कारण से आक्रमणकारी इसके नीचे वाले भाग में काफी समय तक आने से बचे रहे। और एक कारण ये भी था कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जो क्लाइमेट था, वो उन आक्रमणकारियों को सूट नहीं करता था और वो उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से वो ऊपर की ओर ही समट कर रह गए। नाउ द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वोवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअसेलेबल प्रोटेक्शन फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला। अब यहाँ पर आपको इस मैप के थ्रू बताया गया है कि इंडियन पेनिनसुला में जो मुख्य नदियां हैं, जिसमें है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, these rivers had woven a net। इन नदियों का एक जाल सा बुना हुआ था। अनअसेलेबल प्रोटेक्शन फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला। जो टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। पेनिनसुला मतलब ऐसा भारत का भाग जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इस इंडियन पेनिनसुला को इन रिवर्स के नेट ने जो है वो बचा के रखा हुआ था, एक प्रोटेक्शन दिया हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर आक्रमणकारी नहीं आ पाए। नाउ to bring me to Delhi, my train had crossed all through geographical impediments. Through the power of scientific advancement, I halted for a week in Delhi, the city of the great Sufi saint Hazrat Nizamuddin, and appeared for the interview at DTD&P Air. इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, एयर। I did well at the interview. अब what was the intention? कहां से ऑटोबायोग्राफी शुरू हुई कि एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं ट्रेन के थ्रू। ही सिटिंग इन अ कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में विंडो के पास बैठे हुए हैं। कंट्री साइड का दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा है। वहां से बैठे बैठे वो इंडिया के फ्लैशबैक में हिस्ट्री को जाकर बताने लगते हैं कि यही कारण रहे होंगे जिस कारण काफी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करके यहाँ रच बस गए। और उसका उन्होंने मुख्य कारण बताया कि साउथ वाला भाग क्यों बच गया, क्योंकि वहां सतपुड़ा और विंध्या माउंटेन रेंजेस की एक शील्ड, एक बचाव की, सुरक्षा की एक लेयर जो थी, वो उसको साउथ की ओर ले जाने में इन आक्रमणकारियों को रोक पाई। अब यहाँ बताया गया है टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, मुझे दिल्ली लाने के लिए। वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, है ना। माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल थ्रू ज्योग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स, मेरी जो ट्रेन थी उसने सारे ज्योग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स को किसके थ्रू क्रॉस किया? साइंटिफिक एडवांसमेंट के थ्रू। आज जो साइंस, यानी जिस समय वो यात्रा कर रहे हैं, साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि जिसने ट्रेन का इन्वेंशन कर दिया है, और वो ट्रेन में और एरोप्लेन सभी चीजें इन्वेंट हो चुकी थी। तो वो उसमें बैठकर और क्या कह रहा है वो, ज्योग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स, जो भौगोलिक पूरा परिदृश्य है उसको देखते हुए वो वहां पहुंचते हैं। हॉल्टेड फॉर वीक इन दिल्ली, और वो दिल्ली पहुंचने के बाद वो वहां 1 सप्ताह तक रुकते हैं। हल्ट का मतलब होता है रुकना। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट। अब यहाँ दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली किसके नाम से प्रसिद्ध है? हजरत निजामुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध है। तो द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट, और हु इज हजरत निजामुद्दीन? वो एक सूफी सेंट हुआ करते थे। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, और उसके बाद उन्होंने DTD&P एयर का इंटरव्यू फेस किया। वो यहाँ क्यों आए थे? व्हाट वाज हिज इंटेंशन टू कम टू दिल्ली? हिज इंटेंशन वाज टू फेस एन इंटरव्यू। उनका मुख्य कारण क्या था वहां आने का? इंटरव्यू में भाग लेना। DTD&P का इंटरव्यू दिया उन्होंने, एंड बाद में उन्होंने कहा आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, यानी मेरे सभी सवालों के जवाब जो थे वो ऑलमोस्ट सही थे। द क्वेश्चंस वर ऑफ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट challenge my knowledge of the subject. Then I proceeded to Dehradun for my interview at the Air Force Selection Board.
यहाँ वो अपने इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं कि द क्वेश्चंस वर ऑफ रूटीन नेचर, जो प्रश्न पूछे गए थे वो रूटीन नेचर के थे, जैसा कि आमतौर पर पूछे जाते हैं, एंड डिड नॉट चैलेंज माय नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और ऐसा कोई भी सवाल नहीं था, प्रश्न नहीं था जो कि मेरे लिए चैलेंजिंग हो, जिस सब्जेक्ट को मैं बिलोंग करता हूँ या मेरी नॉलेज, मेरे ज्ञान को चैलेंज करता हुआ कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, और वहां से इंटरव्यू देने के बाद मैं फिर देहरादून की ओर मैंने कूच करा, जहां मुझे एक और इंटरव्यू देना था, और वो इंटरव्यू किस स्ट्रीम का था? एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का। At the selection board, the emphasis was more on personality than on intelligence. यहाँ बताया जा रहा है कि देहरादून में जो सिलेक्शन में जो उनसे प्रश्न पूछे गए, उस पे ज्यादा एम्फेसिस मतलब होता है जोर, किस बात पर दिया गया था? More on personality, व्यक्तित्व के ऊपर. It includes your dressing sense, your way of talking, your behavior, your nature, everything. Then on intelligence. यानी इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? बुद्धिमान को। तो बुद्धिमानी से संबंधित प्रश्नों पर ज्यादा जोर ना देकर पर्सनालिटी से संबंधित ज्यादा प्रश्नों पर यहाँ इंटरव्यू में जोर दिया गया। Perhaps they were looking for a physical fitness and an articulate manner. ये लोग आर्टिकुलेट मैनर पर ज्यादा जोर दे रहे थे। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से हेल्दी हो, स्वस्थ हो, एंड एन आर्टिकुलेट मैनर, और दूसरा जो वो जोर दे रहे थे कि वो बिल्कुल स्पष्ट हो। आर्टिकुलेट मैनर यानी स्पष्ट, खुला व्यक्तित्व का व्यक्ति। यहाँ पर उन्होंने इस इंटरव्यू की यह विशेषता बताई। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, डिटरमाइंड बट एंशियस, कॉन्फिडेंट बट टेंस. I could only finish 9th in the bench of 25 examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force. यहाँ बता रहे हैं कि I was excited but nervous. APJ अब्दुल कलाम इंटरव्यू देते समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उत्सुक थे, but nervous, लेकिन नर्वस भी थे। नर्वस होना तो थोड़ी सी चिंता होना। डिटरमाइंड बट एंशियस, डिटरमाइंड थे, नहीं दृढ़ संकल्पित थे कि उन्हें इस इंटरव्यू को क्रैक करना है, बट एंशियस, एंशियस जिज्ञासु। कॉन्फिडेंट बट टेंस, कॉन्फिडेंट भी थे, उन्हें अपने ऊपर विश्वास था, बट टेंस, लेकिन थोड़ी सी चिंता जरूर थी उनको। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच, वो इस बैच में 9th पोजीशन पर आए। ऑफ 25 एग्जामिन्ड टू सिलेक्ट 8 ऑफिसर्स, टोटल 25 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें से 8 ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ जो कि एयरफोर्स में कमिश्निंग की पोस्ट पर काम करते, और आपका स्थान नवा आया, यानी आप निराश हो गए। 8 लोगों का चयन होना था और आपकी पोजीशन थी 9th. आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, आप कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रिहेंड that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers. मुझे काफी समय लगा ये समझ पाने में कि ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर मेरे पास आया था एयरफोर्स में चयनित होने का, just slipped through my fingers, मेरे हाथों से जो है वो निकल गया। I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff. There was a lake far below. अब because he was tensed, वो चिंतित हैं और वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उनका सपना था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्ट होने का, जिसको वो नहीं साकार कर पाए। ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से जा चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि किसी तरह आई ड्रैग कहते हैं घसीटने को, यानी शरीर तो चलना चाह ही नहीं रहा, उसको जबरन आप खींच कर लेकर गए। I dragged myself out of the selection board. किसी तरह मैं अपने आप को सिलेक्शन बोर्ड से खींच कर बाहर लाया। And stood at the edge of a cliff. Cliff कहते हैं पहाड़ की चोटी को। एक पहाड़ की एज मतलब छोर पर मैं जाकर stood यानी खड़ा हो गया। There was a lake far below. और वहां देहरादून में एक लेक, तालाब था। Below यानी दूर, पहाड़ की क्लिफ के नीचे जड़ में एक तालाब था। I knew that the days ahead would be difficult and there were questions to be answered and a plan of action to be prepared. I trekked down to Rishikesh. मैं जानता था कि अब जो दिन है मेरे आगे, ahead यानी आगे वाले जो दिन थे मेरे लिए, would be difficult, वो बहुत कठिन होने वाले थे। And there were questions to be answered and a plan of action to be appeared. और काफी क्वेश्चंस मेरे मन में जिनके मुझे आंसर्स चाहिए थे, जिनके सवालों के उत्तरों को मैं ढूंढ रहा था। एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी अपीयर्ड, और एक
प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं आगे के कामों को करने के लिए योजना बनाना। तो मुझे उनको योजनाबद्ध करना था। I trekked down to ऋषिकेश। अब मैं वहां से उस क्लिफ पे से, उस पर्वत की चोटी पे से उतरकर ऋषिकेश की ओर चल दिया। I bathed in the Ganga and reveled in the purity of its water. Then I walked to the Shivananda ashram situated a little way up the hill. I could feel intense vibrations when I entered. यहाँ बता रहे हैं कि when I came to ऋषिकेश, जब मैं ऋषिकेश पहुंचा, I bathed in the Ganga. You can see in the pictures the beautiful scenery of the river Ganga near the Shivanand's ashram. शिवानंद के आश्रम की तलहटी में आप देख सकते हैं कि गंगा नदी किस प्रकार शांति से बह रही है। आप यहाँ पहुंचे, आपने गंगा नदी में स्नान किया एंड रिवील्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, और उसकी शुद्धता के अंदर अपने आप को खो दिया। देन आई वॉक्ड टू द शिवानंद आश्रम सिचुएटेड अ लिटिल अप द हिल। स्नान करने के बाद मैं स्वामी शिवानंद के आश्रम की ओर बढ़ा, जो कि थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। लिटिल वे अप द हिल यानी पहाड़ी के थोड़ा सा ऊपरी भाग पर सिचुएटेड है, स्थित है। I could feel intense vibrations when I entered. अब बता रहे हैं कि when I entered in the शिवानंद आश्रम, जब मैं शिवानंद आश्रम में एंटर हुआ, उसके अंदर प्रवेश किया, तो मुझे इंटेंस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कहते हैं कंपन को, मैंने महसूस किया उस कंपन को जो वहां पर मौजूद था। I saw large number of sadhus seated all around in a state of trance. I had read that sadhus were psychic people who know things intuitively, and in my dejected mood, I sought answer to the doubts that troubled me. I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance. Trance की स्थिति में मैंने कई साधुओं को वहां, a large number of sadhus यानी कई संख्या में अधिक, कई साधुओं को वहां पर seated यानी बैठे हुए देखा, around in the state of trance, जो कि ध्यान में लीन थे। I had read that sadhus were psychic people. मैं ये पढ़ चुका था, मुझे इस बात का ज्ञान था कि साधुस जो होते हैं वो साइकिक पीपल होते हैं। साइकिक पीपल क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है आगे। पीपल हु नो थिंग्स इंट्यूटिवली, वह व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि एक शक्ति के थ्रू इंट्यूटिवली चीजों के बारे में जान लेते हैं। इन माई डिजेक्टेड मूड, और मेरे इस डिजेक्टेड मूड में जो कि निराश था, आई सॉट आंसर्स टू द डाउट्स दैट ट्रबल्ड मी, और मुझे भी उन सवालों की और उन डाउट्स की, उनके उत्तर मुझे चाहिए थे जिन्हें लेकर मैं यहाँ शिवानंद जी के आश्रम में आया था। जिन सवालों से मैं ट्रबल में था, कठिनाई में था, परेशानियों में था, उनके उत्तर मुझे यहाँ ढूंढना थे। आई मेट स्वामी शिवानंद, अ मैन हु लुक्ड लाइक a Buddha wearing a snow white dhoti and wooden sleepers. मैं स्वामी शिवानंद से मिला। अब यहाँ उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है इसके आगे। A man who looked like a Buddha, एक व्यक्ति जो कि बुद्ध देव के समान दिखाई पड़ते थे। Wearing a snow white धोती, जो कि बिल्कुल स्नो व्हाइट, बर्फ के कलर जैसी धोती पहने हुए थे। And wooden sleepers, you can see in the picture what are wooden sleepers? लकड़ी की चप्पलें जिन्हें हम खड़ाऊ कहते हैं, वो व्हाइट धोती पहने हुए थे और लकड़ी के खड़ाऊ पहने हुए थे। He had an olive complexion and black piercing eyes, और उनका जो शरीर, स्किन का जो रंग था वो कैसा था, ऑलिव था। ऑलिव एक फल होता है जिसे हम कहते हैं जैतून, जैतून के फल के समान उनकी स्किन का कलर था। एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज, और आंखें जो थी वो काली कटीली आंखें थी। I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner, और मैं उनके इस अपीयरेंस को देखकर स्टक हो गया, वहीं रुक गया। Irresistible, almost childlike smile, और उनकी जो स्माइल थी वो irresistible थी। And almost childlike, बच्चों के समान मुस्कुराते थे। And gracious manner, और जो अंदाज था उनका वो बहुत ही gracious था, graceful था। तो आई वॉज स्टक, मैं वहीं उनको देखता रह गया, नहीं मैं स्तब्ध रह गया उनको देखकर। यहाँ स्वामी शिवानंद के
व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है कि वो कैसे दिखाई देते थे और वो कितने ग्रेसफुल थे, उनकी स्माइल कैसे थी, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा था, उनकी आईज कैसी थी। दिस क्वेश्चन कम्स इन द बोर्ड एग्जाम और स्पेशली दिस पैराग्राफ ये जो पैराग्राफ है ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और इस पर आधारित आपको प्रश्नों को हल करने के लिए दिए जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है हु इज आई इन दिस स्टैंजा, आई कौन है। आई मेट स्वामी शिवानंद, तो आई इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रिमेंबर दिस। आज की क्लास में हम यही विराम लेंगे। अगली क्लास में बच्चों हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।